पंजाब के करीब एक छोटे से देहात में हम रहा करते थे। हर तरफ लहलहाते खेत थे जो इलाके की खुशहाली के जामिन थे। वालिद साहब की भी 16 एकड़ अराजी थी। ये ज़रूरी ज़मीन हमारे घर से चंद फरलांग के फासले पर थी। वालिद साहब और चचा अजमल दो ही भाई थे, मिलजुल कर काश्त करते और इनके इत्तेफाक की गांव वाले मिसाल दिया करते थे। ये एक दूसरे का एहतराम करते और दुख सुख के साझी थे। मेरे 3 भाई थे, 2 मुझसे बड़े और एक बहन छोटी थी। अब हमारे गांव में भी तालीम दिलवाने का रुझान बढ़ रहा था, लेकिन वालिद साहब का ध्यान औलाद को तालीम दिलवाने की तरफ नहीं था। वालदा ने कह सुनकर दोनों बेटों को स्कूल में दाखिल कराया, लेकिन हमको नहीं, क्योंकि बाबा जान कहते थे ये लड़कियां हैं, बस कुरान मजीद पढ़ाओ, स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। एक बार जबकि हमारे रिश्तेदारों के यहाँ किसी की शादी थी, कुछ मेहमान शहर से भी आए थे। वो जब आए सभी उनको देखकर दंग रह गए। वो एक कार में खासी शान और शौकत से आए थे। इनका लिबास, बातचीत का अंदाज, रहन सहन और तौर तरीके सबसे अलग थे। हमने बाबा जान से पूछा हमारे ये रिश्तेदार कैसे हुए, ये तो सब गांव वालों से मुख्तलिफ हैं और शहर के हैं। इन्होंने जवाब दिया पहले ये इसी गांव में रहते थे, इनके लड़कों ने शहर जाकर पढ़ने की जिद की तो मेरे चचाजाद अकरम ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर जाने का फैसला कर लिया। क्योंकि यहाँ हाई स्कूल नहीं था, इन्होंने अराजी फरोख्त की और शहर में घर खरीद लिया। वहाँ कुछ दुकानें भी बनवाकर किराए पे उठा दी और जो तू करके लड़कों को कॉलेज में पढ़ाया। तालीम हासिल करने के बाद दोनों बड़े बेटे मुलाजमत करने लगे। एक को बैंक में नौकरी मिली और दूसरा फौज में चला गया। तभी इन पर रोजगार के दरवाजे खुल गए और तालीम से रहन सहन बदल गया। अब ये देहाती नहीं रहे बल्कि शहरी हो गए हैं। वालिद साहब की बातें सुनकर हम हैरान रह गए। गोया मान रहे थे कि इल्म से जिंदगी सुधरती है और तरक्की होती है। इसके बावजूद तालीम को औलाद के लिए ज़रूरी नहीं समझते थे। ये कितनी अजीब बात थी। अगर हमारी वालदा हिम्मत ना करती तो मेरे दोनों भाई स्कूल ना जा पाते, जबकि सबसे बड़े भाई अनवर को तो बाबा ने अपने साथ काश्तकारी के कामों में लगाया हुआ था। वालिद साहब अपनी अराजी से बहुत मोहब्बत करते थे, जैसे कि औलाद से करते हैं। अनवर को वो अपना बासु कहते थे। इनका ख्याल था कि लड़के पढ़ेंगे तो अराजी कौन संभालेगा, ये ज़मीन ही ना फरोख्त कर दें, जो कि इनके बाप दादा की निशानी थी, जिसकी वजह से गांव में इनको रिस्क मैसर आता था। शादी की तकरीब खत्म हो गई तो शहरी चाचा अकरम को वालिद साहब ने इसरार करके चंद रोज ठहरा लिया ताकि इनके बच्चे गांव के माहौल का लुत्फ ले सकें। वो रोज इनको लेकर अराजी पर जाते और इनके बच्चे खेतों में घूमते, नदी पर नहाते और बहुत खुश होते। आम दस्तूर है कि शहर वालों को चंद रोज गाँव में और गांव वालों को शहर में रहना अच्छा लगता है। बस अकरम चाचा के छोटे बच्चे इरफाना, शबाना और मोहसिन भी खुश थे। बताती चलूं कि अकरम चचा से वालिद साहब का दोहरा रिश्ता था। वो इनके चचाजाद भी थे और खालाजाद भी, तभी आपस में अपनायत और प्यार इतना था। एक रोज अकरम चचा ने बाबा जान से पूछा, आपकी बच्चियां स्कूल क्यों नहीं जाती? मेरे भाई लड़कियों का पढ़ाना जरूरी नहीं होता, इसीलिए दाखिल नहीं कराया। छोटे भैया, ये तुम क्या गलती कर रहे हो? तालीम के बगैर तो जिंदगी अधूरी है। अनपढ़ और पढ़े लिखे इंसान में अंधे और आंखों वाले जितना फर्क है, इनको पढ़ने दो। अकरम चचा ने समझाया। इनके कायल करने पर वालिद ने हमको भी स्कूल में दाखिल करा दिया। इन दिनों मेरी उम्र 8 साल थी और छोटी बहन आबदा 6 बरस की थी। हम स्कूल जाने लगी। वक्त गुजरता रहा और मैं 5वीं में आ गई। जब मैंने सालाना इम्तिहान दिया, अव्वल पोजीशन ली, तभी स्कूल में धूम मच गई। लड़कियां मुझसे दोस्ती की ख्वाह हो गई और सब उस्तादियां प्यार करने लगी। तो मैंने जाना कि तालीम ही वो चीज़ है जिससे इंसान की कदर होती है और इज्जत मिलती है। मैंने पोजीशन ली तो बेहद खुश थी और कुछ बनने का ख्वाब देख रही थी। जिन दिनों छुट्टियां थी, चचा अजमल आए और वालिद से कहा कि जाहिदा की मंगनी मेरे बेटे हफीज से कर दो। मंगनी भी कर लेंगे, अभी ये पढ़ रही है, मिडिल पास कर ले, पढ़ती रहे। मैंने कब कहा है कि ना पढ़े? हम मंगनी कर लेंगे तो इत्मीनान हो जाएगा। बहरहाल इनके इसरार पर बाबा जान ने मेरा रिश्ता हफीज से पक्का कर दिया और मंगनी की रस्म हो गई। 8वीं में भी मेरी अव्वल पोजीशन आ गई, लेकिन आगे पढ़ने का ख्वाब धरा रह गया। हमारा स्कूल ही मिडल तक था। इत्तेफाक है, इन ही दिनों हमारे शहर वाले चचा अकरम वालिद से मिलने गांव आए। भाई साजिद ने भी मैट्रिक कर लिया था। इन्होंने वालिद से कहा, छोटे भाई अपने दोनों बच्चों को मेरे पास शहर क्यों नहीं भेज देते? ये लायक हैं और अव्वल पोजीशन लेते हैं, इनको आगे ना पढ़ाना बड़ी ज्यादती होगी। शहर जाने के ख्याल से हम बहुत खुश थे। कभी शहर देखा ना था। चचा अकरम हमको साथ ले आए। इनका घर देखकर आंखें खुल गईं। बहुत शानदार बंगला था
اور ठाठ से रहते थे। 2 बड़े बेटे अफसर थे और 3 छोटे बच्चे भी पढ़ रहे थे। हम भी इनके हमरा स्कूल जाने लगे, इकट्ठे पढ़ते, होमवर्क करते, खाना भी साथ खाते। चचा के बच्चों से हमारी दोस्ती हो गई। मैं और मोहसिन एक क्लास में थे, जबकि साजिद भाई और इरफाना हम जमात थे। वालिद साहब हर माह हमारी तालीम के खर्चात भिजवा दिया करते थे। यूं वक्त गुजरने लगा और हम तालीम की मनाजिल तय करने लगे। मैं अब कॉलेज जाती थी और 17 बरस की हो चुकी थी। अंग्रेजी में कुछ दुश्वारी होती तो मोहसिन से मदद ले लेती। रफ्ता रफ्ता हम में प्यार बढ़ने लगा, लेकिन अपने जज्बात जाहिर ना करते थे। एक रोज मैंने देखा कि भाई साजिद लॉन में इरफाना से उम्र भर साथ निभाने के अहदो पेमा कर रहा है। तो ये मंजर देखकर मैं घबरा गई। सोचा अगर चाचा अकरम को इस बात का शक हो गया या मोहसिन को ही पता चल गया कि साजिद इसकी बहन से मोहब्बत का चक्कर चला रहा है, तो मेरे भाई का जीना मुहाल और हमारा इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। पहले तो खुद को संभाला और मोहसिन से बातचीत में और मोहतात हो गई। फिर भाई को समझाया कि इरफाना से फासला कायम रखो, क्योंकि मोहसिन इस मामले में बहुत हसास है। मगर मेरे खदशे को साजिद भाई ने कुछ अहमियत ना दी। किसी ने सच कहा है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। एक रोज जबकि चाचा अकरम कहीं से लौट रहे थे, इनका गुजर बाजार से हुआ। इन्होंने देखा कि इरफाना और साजिद साथ रिक्शे में जा रहे हैं, जबकि घर में गाड़ी मौजूद थी और ये कॉलेज का रास्ता भी ना था। इनको शक हो गया। कार रिक्शे के पीछे लगा ली। कुछ आगे जाकर रिक्शा एक होटल के सामने रुका और ये दोनों उतरकर अंदर चले गए। चाचा ने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी और इनके बाहर आने का इंतजार करने लगे। खाना खाकर जब दोनों बाहर आए, इन्होंने चाचा अकरम और इनकी गाड़ी को नहीं देखा। वो तो अपनी धुन में थे। चचा ने कार में इनका ताकुब किया। ये करीबी पार्क में जाकर बैठ गए और बातों में मगन हो गए। चचा अकरम को बहुत गुस्सा आया कि एक घर में इकट्ठे रहकर यहाँ आ बैठने की क्या जरूरत है। क्या घर में बातें नहीं कर सकते? जाहिर है मामला साफ नहीं है। ये तो मोहसिन के खौफ से घर में ज्यादा बातचीत से गुरेज करते थे और बाहर आज़ादी से बातें कर सकते थे। बहरहाल घर आए तो चचा मुंतजिर थे। क्या तुम लोग कॉलेज से आ रहे हो? जी अब्बू, इरफाना ने फौरन जवाब दिया। इस झूठ पर चचा का रंग बदल गया, लेकिन इसी वक्त मोहसिन भी आ गया तो वो कुछ सोचकर खामोश हो गए और बात को पर्दे में रहने दिया। बेटे के गुस्से से वाकिफ थे और मिजाज से भी। सोचा होगा कि बाद में इनको समझाऊंगा कि तालीम की तरफ ही ध्यान रखो। बाद में इन्होंने अकेले में समझाया भी कि साजिद तुम गांव से पढ़ने आए हो, एक लायक तालिब इल्म हो, लिहाजा अपनी तालीम पर तवज्जो रखो और तालीम को ही मकसद ज़िंदगी बनाओ। अगर कहीं सैर व तफरीह को जाना भी हो तो मुझसे कहो, मैं गाड़ी और ड्राइवर दे दिया करूंगा। रिक्शों में या पैदल कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। इरफाना को भी अकेले में बुलाकर ज़रूरी जो बात समझानी थी कही। दोनों ने वादा कर लिया कि पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज रखेंगे और तालीम ही को मकसद ज़िंदगी समझेंगे। लेकिन ये लफ्जी वादा था। ये इसी तरह कॉलेज जाने का कहकर क्लास से गैर हाजिर हो जाते और बाहर मिलते। इनका जज्बा मोहब्बत एक ही छत तले परवान चढ़ता रहा और किसी को पता ना चला, सिवाय मेरे और चचा जान के, जिन्होंने राज को फाश ना किया। चाहते थे कि गांव के ये बच्चे जब इतनी दूर पढ़ने आए हैं तो पढ़ ही जाएं। अगर इनको वापस भेजा तो इनका मकसद ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगा। मुझे मालूम ना था कि साजिद भाई और इरफाना किस हद तक बाहर मिलते हैं, लेकिन वो दुनिया व माफिया से बेखबर एक दूसरे को चाहने लगे। ये बात तो मुझे शिद्दत से महसूस हो रही थी। इस वजह से मैं खतरे की बू सूंघ रही थी। मैं और मोहसिन हालांकि एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन हमने खुद को संभाल लिया क्योंकि मेरी मंगनी हफीज से हो चुकी थी और मोहसिन जानता था कि अब मेरा इसके साथ रिश्ता होना मुहाल है। तो इसने सब्र से काम लिया। कोई ऐसी बात मुंह से ना निकाली जिससे मेरा जहन मजीद मुंतशिर हो जाता। अलबत्ता वो ये ज़रूर कहता था कि जायदा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते जब किसी को अपनी ज़िंदगी बनाने का चांस कुदरत इस तरह अता कर देती है कि जैसे तुमको मिला है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने वालिद का एतमाद कायम रखो और अपनी तालीम मुकम्मल करके बाखैर आफियत घर जाओ। मुस्तकबिल में क्या होगा ये बात में ही देखा जाएगा। मोहसिन की ऐसी बातों से मैं दिल में इसके अच्छे किरदार की मोतरफ हो जाती, क्योंकि वो खुद भी वक्त ज़ाया करने के बजाय संजीदगी से तालीम मुकम्मल करके कुछ बनना चाहता था। जैसे कि इसके दोनों बड़े भाइयों ने आला मुलाजमतें हासिल करके अपने कुंबे को सुधार लिया था। सालाना इम्तिहान नज़दीक थे। बड़ी जान फशानी से हम पर्चों की तैयारी में लगे थे। इम्तिहान ख़त्म हो गए तो वालिद साहब का पैगाम मिला कि अब तैयारी करो और घर आ जाओ। इस रोज़ मैं और साजिद घर जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरा भाई नहाने के लिए बाथरूम जाने लगा
تو اس نے जेब से बटवा निकाल कर मेज की दराज में रख दिया। वो अभी बाथरूम में ही था कि मोहसिन इसके कमरे में गया और आवाज दी, साजिद भाई, मोटरसाइकिल की चाबी कहाँ है? मेज के ऊपर ही रखी है। इन्होंने गुसल खाने से जवाब दिया, बस 2 मिनट ठहरो, मैं अभी आकर देता हूँ। मोहसिन को जाने की जल्दी थी। चचा जान ने बाबा जान को मिठाई भिजवानी थी, लिहाजा वो इसी सिलसिले में मोटरसाइकिल पर बाजार जा रहा था। इसने ठीक से सुना नहीं कि साजिद ने क्या कहा है। वो मेज की दराज को खोलकर वहां चाबी तलाश करने लगा। हमारे जाने का वक्त हो रहा था। मोहसिन ने समझा कि शायद चाबी बटुए में हो। इसने मेरे भाई का बटुआ उठा लिया और उसको खोल कर देखा। इसमें चाबी तो ना मिली, लेकिन एक तस्वीर मिल गई जो कि इरफाना ने साजिद के साथ बनवाई थी, और एक इसका लॉकेट भी था। बहन की ये तस्वीर देखकर मोहसिन का दिमाग घूम गया। इसने ये चीजें बटुए से निकालकर जेब में डाल ली और अपने कमरे की तरफ चला गया। इतने में नहाकर और कपड़े बदलकर साजिद बाहर आ गया। इसे कुछ खबर ना थी। वो कंघी से अपने बाल संवारने लगा कि मोहसिन इसके कमरे में हाथ में रिवॉल्वर लिए दाखिल हुआ और बगैर कुछ कहे इस पर फायर कर दिए। साजिद मेरा भाई इस अचानक हमले से शदीद जख्मी हो गया। वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। फायर की आवाज पर सभी इस कमरे को दौड़े, जहां साजिद खून में लथपथ फर्श पर पड़ा था। इसे फौरन अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन इसने पहले ही दम तोड़ दिया। घर में गहरा मच गया कि क्या हो गया। मोहसिन अभी तक वहीं खड़ा था। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं और न भागने की कोशिश की। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। अकरम चचा ने आगे बढ़कर इसके हाथ से रिवॉल्वर ले लिया और धकेल कर कमरे में बंद कर दिया। 10 मिनट बाद पुलिस को खबर हो गई और वो मौके पर पहुंच गई। इन्होंने मौका देखा और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मोहसिन को हिरासत में ले लिया गया और कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। जब गांव इतला पहुंची तो वहां लोग सकते में आ गए। फौरन 30 के करीब मर्द वजन रवाना हो गए, ये देखने को कि क्या हो गया और कैसे हो गया। अम्मी और भाइयों की हालत गैर थी। बाबा जान, चचा अजमल के हमरा फौरन आ गए। ट्रक पर लाश जब गांव पहुंची तो वहां भी गहराम बरपा था। सारा गांव ही सोगवार था। अम्मी बेचारी तो बेन जल मछली की माने तड़प रही थी। मुकदमा चला तो चाचा अकरम दोबारा गांव आए और वालिद साहब से माफी तलब की। अपनी बेटी इरफाना का रिश्ता देने की पेशकश की और कहा कि रिश्ते के बदले खून माफ कर दें। बाबा जान ने गुस्से से जवाब दिया कि क्या मोहसिन को अपने बेटे का खून माफ कर दूं? ये कैसे हो सकता है? अकरम चचा ने गांव के चंद मोअज़्ज़िज़ आदमियों को इकट्ठा किया, दोबारा आकर माफी तलब की कि मेरे बेटे से तैश में गलती हो गई है, आप खुदा के वास्ते इसको माफ कर दें और हम पर एहसान करें। गांव वालों ने भी कहा कि ये आपका अजीज है और माफी का ख्वास्तगार है। जो इस जहां से चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता। अब दुश्मनी से कोई फायदा नहीं, आप एहसान करें क्योंकि सुलह में आफियत है। जब गांव वालों ने वालिद साहब पर बहुत जोर दिया तो वो मान गए, मगर इरफाना का रिश्ता लेने से मना कर दिया। लोगों ने कहा कि अकरम खुशी से बेटी का रिश्ता आपके बेटे अनवर को देना चाहता है। दुश्मनी इसी तरह खत्म हो सकेगी जब आप इसकी बेटी को अपनी बहू बना लेंगे, वरना दिल में खंदक रह जाती है और दुश्मनी खत्म नहीं होती। जब मेरे भाई अनवर से वालिद साहब ने पूछा तो इसने इरफाना के साथ शादी से साफ इनकार कर दिया। इसने कहा, बाबा जान, सोचो तो सही, लोग क्या कहेंगे कि भाई को कत्ल करने वाले की बहन से शादी रचा ली। मैं हरगिज इरफाना से शादी नहीं करूंगा, वरना औरतों में चपकलिश रहेगी और सुकून बर्बाद रहेगा, क्योंकि औरतें छोटे दिल की मालिक होती हैं। वो साजिद के कत्ल को नहीं भुला सकती। इरफाना को घर में मौजूद पाकर वालदा और बहनों के दिल से साजिद का दुख कम ना होगा। आप वैसे ही इन लोगों को अपने बेटे का खून माफ कर दें, लेकिन इनसे इरफाना का रिश्ता मत लें। वालिद भी चाहते तो यही थे, लेकिन गांव के मुअज़्ज़िज़ीन के दबाव में आ चुके थे। बेटे को ही समझाने लगे कि अनवर बेटा, रस्म यही है, मैंने तो इसलिए माफ कर दिया है कि अल्लाह राजी हो, लेकिन तुम भाई का खून ऐसे माफ करोगे तब भी गांव वाले तुमको बगैरत कहेंगे। बेहतर है कि हम इरफाना का रिश्ता कबूल कर लें। अकरम को तसल्ली हो जाएगी कि हमने दुश्मनी को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इसकी बेटी हमारी बहू बन चुकी है। अनवर भाई ने वालिद साहब के कहने पर इरफाना से शादी कर तो ली और वो बहू बनकर हमारे घर भी आ गई, लेकिन हमारे दिल में अब इसके लिए मोहब्बत के जज्बात का जन्म लेना मुमकिन ना था। अम्मी साबिर थी, चुप रहती थी, मगर हम बहनें चुप ना रह सकी। खास तौर पर मेरी हर वक्त इरफाना से तकरार और अनबन रहने लगी। जब मौका मिलता बात बेबात इससे उलझती और उसको साजिद भाई की मौत की वजह करार देकर कातिल की बहन होने का ताना देती थी। वो भी आखिर इंसान थी। वो भी मुझसे नफरत करने लगी और झगड़े का जवाब झगड़े से देने लगी। इस रोज रोज की तकरार पर अनवर भाई भी परेशान रहने लगे। इसने कई बार हमको रोका,
کہ اب جھگڑا نہیں کرنا، جو ہوا سو ہوا، مگر میرا دل صاف نہ ہو سکا۔ ایک روز میں بھابھی عرفانہ پر تانا زنی کر رہی تھی کہ ہمارا جھگڑا شروع ہو گیا۔ اتفاق سے اس وقت بھائی انور گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اس سے ہم کو جھگڑنے سے منع کیا اور چپ رہنے کی تلقین کی، لیکن ہم دونوں ہی چپ نہ ہوئی اور زیادہ بلند آواز سے جھگڑنے لگے۔ باہر سے بھائی نہ جانے کسی پریشانی میں گھر آیا تھا کہ اس نے ہم پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا۔ پہلا وار بیوی پر کیا، کلہاڑی اس کے سر میں لگی اور خون بہنے لگا۔ دوسرا وار مجھ پر کر دیا، میں مڑی لیکن میرا بازو کلہاڑی کے وار کی زد میں آ گیا اور زخمی ہو گیا۔ ہم دونوں کو اسپتال لے گئے۔ میں تو زندہ بچ گئی، لیکن عرفانہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انور بھائی کو پولیس لے گئی اور اسے جیل ہو گئی۔ اس واقعے کو سہنے کی طاقت ہمارے والدین میں کب تھی؟ وہ تو پہلے ہی ساجد کے قتل سے اتموئے ہو چکے تھے۔ ماں صدمے سے چل بسی اور باپ کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ہمارا ہنستا بستا گھر تباہ ہو گیا۔